च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज एक लंबे काल के पश्चात मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इसका कारण ये रहा कि पहले तो फरवरी में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसकी वीडियो डालते रहे। उसके पश्चात 12 मई को मैं अस्वस्थ हो गया और अब लगभग स्वस्थ हूँ। कुछ दुर्बलता रह गई है। इस समय आपने कोरोना की दूसरी लहर को देखा, समाचारों में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बड़ी भयानक खबरों को सुना, दृश्यों को देखा। संपूर्ण देश और यहाँ तक कि विश्व, लेकिन भारत में विशेष रूप से एक भय और आतंक का वातावरण हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, तब सारे विश्व को हमने ऐसे ही देखा। इन सभी खबरों को देखकर मैंने समाचार देखना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी समाचार टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं अथवा समाचार पत्रों में आ रहे हैं, वे न तो निष्पक्ष हैं और न पूर्ण यथार्थ हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि कोई विशेष प्रयोजन से इस प्रकार की खबरों को विशेष रूप से दिखाने के लिए मीडिया तंत्रों को बाध्य कर रही है अथवा उनको कोई लोभ दिया जा रहा है। इसलिए मैंने बहुतों से पूछा, जिनमें कुछ बड़े वैज्ञानिक भी थे। सबने कहा हमने टीवी बंद कर दिया देखना। ऐसा क्यों हुआ? मैं भी अभी रुग्ण हुआ, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। और पिछले सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी मैं रुग्ण हुआ था और मेरे साथ विशाल आर्य, वो भी अस्वस्थ हुए थे। मैंने किया कैसे स्वस्थ हुए, ये मैं आपको अनुभव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तरफ चिकित्सालयों से निकलते हुए शवों के ढेर, गंगा में बहे हुए शवों के चित्र, चारों ओर हाहाकार, भय और आतंक, और दूसरी ओर हम आयुर्वेद से और सामान्य खान पान से कैसे स्वस्थ हुए और कितने और लोग स्वस्थ हुए हमारी तरह। पिछले वर्ष सितंबर के अंतिम सप्ताह में मुझे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग में
एक आवश्यक बैठक के लिए जाना पड़ा। विशाल आर्य मेरे साथ थे। उन दिनों में कोरोना का बड़ा आतंक था और मैं उस विश्वविद्यालय में जाके गेस्ट हाउस था, वो कई महीनों से बंद था, एसी कमरे कई महीनों से बंद। मुझे दमे की समस्या भी हो जाती है ऐसे स्थानों पर, वो मुझे हुई। उसके साथ ज्वर भी हुआ, बहुत तेज जुकाम खांसी भी हुआ। तो वहाँ मीटिंग में भी सब लोग सोच रहे होंगे इनको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। खैर हमने अपना कोई धैर्य नहीं खोया। मेरे पास कोरोनिल किट था स्वामी रामदेव जी का, उसको मैं लेता रहा, मौसमी जूस लेता रहा, अन्न कम लिया। 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया और 10 दिनों में मैंने लंबी यात्रा की कार द्वारा, फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, अपने पैतृक गांव, हरिद्वार, ऋषिकेश, जींद, भिवानी, जयपुर, इतने स्थानों की यात्रा करता हुआ मैं वापस आ गया केवल कोरोनिल के कारण, स्वासारी वटी के कारण, मौसमी रस के कारण। तो मुझे लगा, और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ आते ही हमने अपने कमरे में यज्ञ शुरू किया। जो यज्ञ हमारी यज्ञशाला में होता था वो हमने कमरे में प्रारंभ किया। मेरे साथ साथ विशाल आर्य बीमार हो गए, गंध भी चली गई, स्वाद भी चला गया। वो भी कोरोनिल किट से ठीक हो गए। कोरोनिल और स्वासारी वटी अणु तेल। हमारे साथ हमारा वाहन चालक भी था, उसको कुछ नहीं हुआ, एक गाड़ी में आए, जहां जहां होके आए उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगा कि इतना लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है। स्टील पर इतने घंटे रहता है, प्लास्टिक पर 3 दिन रहता है, तांबे पर इतना रहता है, इतने सारा आया, इतना सारा आया कि जैसे सारा देश, सारे विश्व मरने वाला। लेकिन हम कोरोनिल किट में 20 डोज हैं, लेकिन हम केवल 10 दिन में ठीक हो गए। 20 दिन की डोज है उसमें। एक कोरोनिल किट से हम दोनों स्वस्थ हो गए। और आश्रम में भी किसी से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा, मास्क भी नहीं रखा, कोई और बीमार नहीं हुआ। यद्यपि हमने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन टेस्ट कराते तो कोरोना ही बताते, और ये लक्षण है भी कोरोना के, जैसा मैंने सुना है। इसके बाद हमने काढ़ा मंगाया, सर्व ज्वर हर काढ़ा, सरदार शहर से आता है। उस काढ़े से भीनमाल में कितने ही कार्यकर्ता और उनके मिलने वाले आज तक स्वस्थ रहे, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। मैंने काढ़ा कम पिया क्योंकि मुझे काढ़ा कुछ गर्मी करता था और मैं हरिद्वार में जाकर के बीमार हुआ, यहाँ ठीक था। अब मई की बात करें, 12 मई को मैं बीमार हुआ। मुझे लगा कि गर्मी से बीमार हुआ, किसी वैद्य ने भी यही कहा। पित्त बढ़ गया तो हमने ठंडी शरबत वगैरह वो सब लिए, उससे हमारी स्थिति खराब हुई। बाद में जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर महेश शर्मा जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा अपना बुखार टेस्ट चेक करिएगा। बुखार चेक किया तो बुखार था 101। कुछ गले में दर्द था, हमने उनकी औषधि लेना शुरू किया। उनकी औषधि लेना शुरू किया और मैं ठीक हो गया। अब थोड़ी सी कमजोरी है, सामान्य व्यायाम प्राणायाम शुरू कर दिया है, कुछ व्यायाम कम है अभी। और इसके बाद इसके साथ ही मेरे कई संबंधी, विशाल आर्य ने तो इस बार 4 दिन ही दवाई ली, 4 दिन में ठीक, फिर सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। मैं तो फिर भी अपथ्य और पथ्य कर देखता रहा, उसने कुछ नहीं देखा, ठीक हुआ।
वसुधा यहाँ एक स्टाफ नरेश कार्यालय सचिव है, वो बहुत बीमार हुआ, उसके फेफड़ों में बहुत दिक्कत हुई, उससे मुझे लग गया और उसको एलोपैथी दवाई लेनी पड़ी। मैंने एलोपैथी एक दिन ली, उसके बाद मैंने बंद कर दी, लौटा दी वापस। मेरे कई संबंधी रांची गए, ट्रेन से लौट के आए तो एक को कोविड हुआ भांजे को, तो दूसरे भी इसी लक्षण से बीमार हुए। सभी कोई कोरोना से ठीक हुआ, कोई काढ़े से ठीक हुआ, कोई नाक में नींबू डालने से और कुछ फल आदि खाने से, सभी ठीक हो गए। किसी को कोई कष्ट विशेष नहीं रहा। हाँ, समय तो लगता है। तब ये प्रश्न मन में उठा कि जो खबरें आ रही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, लोग 2-3 दिन में मर रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, हॉस्पिटलों से लाशें निकल रही हैं, गंगा में लाशों के ढेर पड़े हैं, लोग खलिहानों में शव जला रहे हैं, ऊंची ऊंची चीज़ें जल रही हैं, ये मीडिया में आ रहा था। तो ये सब क्यों हो रहा? मेरे संपर्क में जितने भी आए, दूरभाष के द्वारा मैंने काढ़ा बताया, कोरोनिल बताया, कुछ खान पान बताया, वो सभी ठीक हो गए। एक को भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। तब फिर ये सब क्यों हो रहा? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने तो अपना अनुभव उनको बता दिया। एक राजस्थान के पूर्व सिंचाई मंत्री हैं श्रीमान देवी सिंह जी भाटी, वो नींबू और लहसुन, प्याज, अदरक, इसी से उन्होंने कई सौ रोगी ठीक कर दिए, पर उसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती। कोरोनिल का नाम सुनते ही एलोपैथी डॉक्टर भड़क जाते हैं और ये कहने लगे आईएमए वाले कि इससे रोग बढ़ रहा है, जटिल हो रहा है। वे अपने पापों को छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। इस बात का अगर सर्वेक्षण किया जाए कि जो भी कोरोना से मरे, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो घर पर आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा कर रहे थे या किसी अच्छे निर्लोभ एलोपैथी डॉक्टर से चिकित्सा ले रहे थे, और कितने ऐसे थे जो हॉस्पिटलों में भर्ती थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों। तो मैं समझता हूँ अधिकांश रोगी वे ही मरे जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती हुए थे। घरों पर मरने वालों की संख्या बहुत कम होगी। उनमें भी जो काढ़ा आदि पहले से प्रयोग कर रहे होंगे वे बहुत कम मरे होंगे, और उनमें भी जो काढ़ा आदि प्रयोग कर रहे होंगे, जो जिनका जीवन संयमित होगा, जो लंबे समय से प्राणायाम व्यायाम कर रहे होंगे, वो शायद ही कोई मरा हो या बहुत कम। तो ये मृत्यु का तांडव हुआ, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या वर्तमान पद्धति उत्तरदायी नहीं है? क्या हॉस्पिटल से उत्तरदायी नहीं है? क्या एलोपैथी दवाइयाँ उत्तरदायी नहीं है? जो बिना सोचे समझे पानी देना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह प्रयोग किया जा रहा। रेमडेसिविर दवाई का बहुत शोर हुआ, लोगों ने लाखों कमाए, जबकि वह दवाई कोरोना की थी नहीं। एम्स के डॉक्टर मना कर रहे हैं, सुना है WHO ने भी मना किया, तो भी चल रहा है। और ऐसा चला कि लोग कंगाल हो गए, इस इंजेक्शन के खरीदने के लिए में कंगाल हो गए, और कंपनियां मालामाल हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण मीडिया है। पिछले वर्ष हमने देखा कभी डॉक्टर कुनेन दे रहे थे, किसी को टीबी की दवाइयां दे रहे थे, किसी को और कोई दवाइयां दे रहे थे। कितनी दवाइयां बदली, कितनी गाइडलाइन बदली, WHO कितनी बार बदला, लेकिन कोई अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा कि हम गलतियों पर गलतियां करते रहे, लोगों को मारते रहे। गुर्दे बेचने की समस्या आई, अंग निकालने की समस्या आई, जिंदे को मृत घोषित करने के समाचार आए, समाचार आए, सोशल मीडिया में चले, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नहीं बता रहा।
उन हॉस्पिटलों की कोई जांच नहीं, कोई छापा नहीं। छापा स्वामी रामदेव जी की फैक्ट्री पर पड़ना चाहिए, चाहे वो तेल की फैक्ट्री या किसी पर रामदेव जी पर हमला होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति 550 रुपये में एक व्यक्ति का कोरोना ठीक करता है। कोरोनिल किट 545 रुपये का आता है। अब पता नहीं, पहले 545 का ही था। उसमें हम 2 आदमी ठीक हुए, वो तो हुआ ठग। और जो हॉस्पिटल्स लाखों रुपए ले रहे थे, वे ठग नहीं है, वे कोरोना वॉरियर है, वो कोरोना योद्धा हैं। जो लाखों रुपए लूट रहे हैं वो कोरोना योद्धा है, वो हीरो हैं। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई, उनका सम्मान किया गया। और जो 545 रुपये में कोरोना ठीक कर रहा है, वो व्यक्ति खलनायक बना दिया गया। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ, जिस देश ने सारी दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिस आयुर्वेद से सारी चिकित्सा पद्धतियों का जन्म हुआ, जिस देश ने सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान सिखाया, जिस देश ने सारी दुनिया को योग प्राणायाम आदि सिखाया, उस देश में ऐसा हो रहा है। जिसके देश के लोग आज भी अपने महापुरुषों के गीत गाते हैं, उस देश में ऐसा हुआ और हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैंने राष्ट्रपति महोदय को 2 पत्र लिखे, एक जनवरी में लिखा और एक अप्रैल में लिखा। मैंने बहुत सारे प्रश्न किए, अनेक रिसर्च पेपरों को पढ़ करके मैंने वैक्सीन के बारे में पूछा, मैंने दवाइयों के बारे में पूछा, कोरोना से मौत जिस प्रकार हो रही है उसके बारे में प्रश्न उठाए, मैंने जो गाइडलाइन है उस पर प्रश्न किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं। आज पहले ये जो कोरोना का जांच है, जितने टेस्ट करो, केस बढ़ाओ, फिर उन्हें डराओ और डरा करके वैक्सीन लगाओ, ये सरकार की नीति है। और जो सरकारें सभी सरकारें, कोई भी राजनीतिक पार्टी दवा कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रही है। अंजना कश्यप के साथ 7 अप्रैल 2021 को एक इंटरव्यू में दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप जी गुलेरिया ने कहा था कि RT-PCR डेड वायरस को भी पिक करता है। इसका अर्थ है कि कोरोना से जो स्वस्थ हो गए उसमें डेड वायरस है, उसको भी पॉजिटिव बताएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिनमें से वायरस चला गया उनका टेस्ट करेंगे, उनका भी पॉजिटिव आ जाएगा अगर उनमें डेड वायरस है तो कितने केस फर्जी हुए, इसका अर्थ हुआ जो पॉजिटिव है इसमें कितने पॉजिटिव फर्जी पॉजिटिव हैं, इसकी कोई गणना नहीं। ये आज तक इन 6 मई 2021 को एक खबर है, 1 2 नहीं 10 बार कोरोना नेगेटिव आई महिला फिर भी होगी कोविड-19 से मौत। तब ये जांच का जो तरीका है वो कितना प्रामाणिक है। जांच 10 बार नेगेटिव बता रही है और फिर भी कोरोना से मौत हो रही है। जांच पॉजिटिव बता रही है लेकिन व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है, उसके अंदर डेड वायरस है, तो जांच कितनी प्रामाणिक है। और इस जांच के आधार पर दुनिया को आंकड़े बताए जाए, टीवी के एंकर चिल्ला चिल्ला के आंकड़े बतावे, लोगों को डरावे, भयभीत करें, तो ये देश के साथ दुनिया के साथ कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छल है। मुझे दुनिया का कोई डॉक्टर बताएगा क्या कि क्या किसी भी रोगी को भयभीत करके कभी स्वस्थ किया जा सकता है? स्वास्थ्य विज्ञान का एक अनिवार्य नियम है, एलोपैथी वाले भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते कि किसी भी रोगी को यह कहा जाए कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हें ऐसा कोई रोग नहीं है, सांत्वना दी जाए तो रोगी का मनोबल बढ़ेगा और वह स्वस्थ होगा।
लेकिन उसे जब भी कहीं वो फ़ोन करेगा तब कोविड से डराया जाएगा। समाचार देखेगा तो कोविड यही समाचार से सुनने को मिलेंगे, जैसे दुनिया में और कोई समाचार रहा ही नहीं है और कोई बीमारी रही नहीं है। जब उसके लाशों के ढेर दिखाए जाएंगे, बार बार दिखाए जाएंगे, तब वो व्यक्ति क्या स्वस्थ रह पाएंगे? अगर उनमें से जो कोविड के रोगी हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज के हैं और किसी गंभीर बीमारी के हैं, उनको सब लोग डराएंगे, सरकार डराएगी, मीडिया डराएगा, कंपनियां डराएंगी, बैंक डराएंगी, तब लोग तो मरेंगे। मरने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। एक नई धारा आज हम देश में देख रहे हैं। नई धारा क्या देख रहे हैं? अभी आई है कोरोना की तीसरी लहर पर एसबीआई का दावा। पहले दूसरी लहर पर दावा किया था खतरनाक होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का काम, बैंक ने स्वास्थ्य का ठेका कब से लिया? तब तो बैंक में डॉक्टर बैठते होंगे, कोई बैंकर्स नहीं। चिकित्सालयों को बंद करके सबको इलाज के लिए बैंक में जाना चाहिए, उन्हीं से गाइडलाइन लेनी चाहिए, उन्हीं से चिकित्सा लेनी चाहिए, उन्हीं से वैक्सीन लेनी चाहिए। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोरोना से क्या संबंध है? ये किन की एजेंसी बन के काम कर रही है? ये तो देश को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। बैंकों में कितने मेडिकल साइंटिस्ट बैठे हैं, ये सोचना चाहिए। ये जो बार बार भविष्यवाणी की जाती है, दूसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, उस समय तक देश में लगभग 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, अर्थात 10% लोगों को वैक्सीन लग चुकी। और पिछले वर्ष बहुत लॉकडाउन भी रहा, बहुत सारे नियम भी पालन किए गए, तो कोरोना का संक्रमण होना नहीं चाहिए था। अगर होना था तो कम होना चाहिए था, और हो भी जाए तो खतरनाक गंभीर कम होना चाहिए था। परंतु आपने देखा कि वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और कोरोना विस्फोट हुआ। तो वैक्सीन और कोरोना विस्फोट से के बीच में क्या संबंध है? क्या इस पर कोई विचार करेगा? प्रारंभ में कहा जाता था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, वैक्सीन आ जाएगी तो चमत्कार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन आते ही कोरोना का विस्फोट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ कहीं न कहीं वैक्सीन ही तो कोरोना के वेरिएंट बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अभी अभी एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने दावा किया है, फ्रांस के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि वैज्ञानिक का नाम है वायरोलॉजिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर। इस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वायरोलॉजी का साइंटिस्ट है। इसने कहा है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट को ये वैक्सीन जन्म दे रही है और देगी। अब इस पर दुनिया भर के डॉक्टर इसको खारिज करने लगे। मैं पूछता हूं, एक डॉक्टर बड़ा है या इसी विषय का नोबेल पुरस्कार विजेता बड़ा है? भारत के भी डॉक्टर बोलने लगे। भारत की प्रसिद्ध वैक्सीन वैज्ञानिक गगनदीप कांग ने भी ल्यूक के इस दावे को बेबुनियाद बताया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत के वैज्ञानिक किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के पीछे भी बैठे जाएं, 3-4 कुर्सी पीछे बैठ जाएं, तो भी अपने को गर्व अनुभव करते हैं कि हमने नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ बैठे, उनका थैला पकड़ा हमने। मैं उदाहरण देता हूं, हिग्स बोसोन की खोज हुई।
पीटर हिक्स, अमेरिकी वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार मिला। और दुनिया भर के 8000 साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने मिलकर काम किया था। उनको तो कुछ नहीं मिला, पीटर हिक्स को मिला। उन 8000 में 70 हमारे देश के भी लोग थे। उनमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लूँगा, ठीक नहीं लगता, मित्र हैं, TIFR के साइंटिस्ट थे, वो भी थे। वो शायद भारतीय टीम के लीडर थे। तो हमारे वैज्ञानिकों को कुछ नहीं मिला। वो तो ऐसे थे जैसे सेनापति पीटर हिक्स हमारे पैदल सिपाही। तो उनके किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ हमारे देश का बड़े से बड़े वैज्ञानिक पैदल सिपाही बनकर भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। अभी 2015 में ग्रेविटेशनल वेव की खोज की अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को नोबेल दिया, 2017 में उसका। तो 2015 में जब खोज की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय वैज्ञानिकों को भी बधाई दी, क्योंकि वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ काम करने पर भी हमारे प्रधानमंत्री बधाई देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार विजेता के सामने हमारे देश के वैज्ञानिकों का कोई मूल्य नहीं है। वो केवल उनके सहायक हैं। वो भी बहुत सारे सहायकों में 1-2-4 सहायक, 1 सहायक, 2 सहायक, दुनिया में के बहुत सारे सहायकों में ये भी भीड़ में शामिल है। उस पर भी देश का प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, गौरव करते हैं। हमारे भारत पर अपने देश का गौरव मान रहे हैं। नोबेल बनाने को हमें गौरव हो रहा है, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार विजेता जो वायरोलॉजी का ही है, वो कह रहा है कि वैक्सीन नए वेरिएंट लाएगी, खतरनाक है, सावधान कर रहा है दुनिया को, तो गगनदीप कांग ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट है कि उसके दावे को खारिज कर रही है। और आपका इतना सामर्थ्य, आप तो उनके पीछे थैले पकड़ने वाले हैं। ये तो हमने अपना सम्मान, ये तो हमारा सम्मान रह गया दुनिया में। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो दावा गलत है। आपको वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों से आपका मोह क्या है, कि आपका संबंध है क्या ये? तब तो नोबेल पुरस्कार आपको ही मिलना चाहिए था। उस फ्रेंच वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला ही तो गलत हुआ। गगनदीप कांग को मिलना चाहिए था और किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए था। आश्चर्य इस बात का है कि इसी पद्धति के वैज्ञानिक अगर सच कह दें तो वो अपराध हो गया है, और इसी पद्धति के वैज्ञानिक झूठ प्रचार करें, कंपनियों के पक्ष में प्रचार करें, सनसनीखेज समाचार दें, दुष्प्रभाव करने वाली दवाइयों के एजेंट का काम करें, तो वैज्ञानिक मीडिया में छाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक मामूली सा सहायक अपने बड़े बॉस जो विश्व स्तर का साइंटिस्ट है उसको आंख दिखा रहा है, पर किसके बल पर दिखा रहा है, ये सोचना पड़ेगा। अगर उस फ्रेंच वैज्ञानिक का दावा गलत है तो कोई ये बताए कि वैक्सीनेशन के बाद ही क्यों हुआ ये सब? वैक्सीनेशन के बाद रोग क्यों बढ़ा? पानी, ये कोई बताएगा? एक खबर है आज तक 12 मई 2021, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना से त्रस्त हैं ये देश। WHO भी चिंतित, हेडिंग है। सेशेल्स 7 मई तक सेशेल्स में कोरोना के 2 गुने मामले आ चुके, जिसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। WHO चिंतित हो रहा है कि जिनमें वैक्सीन ज़्यादा लग गई वे भी कोरोना से त्रस्त हैं। तब वैक्सीन का हट क्यों है? भारत में नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट पर है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को कहीं कहीं कहा जा रहा है वैक्सीन लगवाओ नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा। कोई मंत्री कह रहा है परीक्षा देनी है तो वैक्सीन लगवाओ विद्यार्थियों को। कोई कह रहा है कि सरकारी लाभ नहीं मिलेगा वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो। कोई कह रहा है हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट पर जो है कि स्वैच्छिक है, तो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक कह रहा है या ये जिला प्रशासन जो मनमानी कर रहा है ये ठीक कर रहा है? मैंने एक हाई कोर्ट के जज रहे और राजस्थान के लोकायुक्त रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछा क्या कोई जिला कलेक्टर ऐसा कर सकते हैं कि वैक्सीन लगाओ नहीं तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा कर्मचारियों को? ऐसा उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई कलेक्टर कर रहा है तो गलत कर रहा है। तब ये क्या है? केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी साइट पर कुछ लिखता है और प्रशासन करता कुछ और है। कहीं जिला प्रशासन को कोई दूसरा हैंडल तो नहीं कर रहा, कोई विदेशी एजेंसी तो हैंडल नहीं कर रही, ये किसी दवाई कंपनियों का शासन तो नहीं चल रहा, कहीं भारत का संविधान स्थगित तो नहीं हो गया जहां कोर्ट भी कहता है कार में अकेला चल रहा है तो भी लगाओ, मास्क लगाओ। ऑक्सीजन तो जाएगा ही, ऑक्सीजन तो लेवल कम होगा ही, पर कोई नहीं सोचेगा। बीमारी बढ़े तो बढ़ने दो, लोग मरें तो मरने दो, हॉस्पिटलों में भीड़ लगे तो लगने दो। जब भीड़ लगने वाली थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, डर की वजह से तोड़ रहे थे, गलत दवाइयों के कारण तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण तोड़ रहे थे। तब गुलेरिया जी ने कहा कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, 95% रोगी घर पर ही ठीक हो सकते हैं। गुलेरिया जी को जब याद आया जब देश में अराजकता की स्थिति बनने लगी, देश में आतंक फैल गया, मौतों के शवों के ढेर लगने लगे, कौन उत्तरदायी है? क्या डराने वाले उत्तरदायी नहीं थे? क्या स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन उत्तरदायी नहीं है? ये नई दिल्ली 23 मई 2021 का एक लेख है आज तक इन, इसमें सेना के एक मेजर जनरल डॉक्टर वी.के. सिन्हा ने दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को पत्र लिख करके, खुला पत्र लिख के सफाई मांगी है। और क्या लिखा है हेडिंग? कोरोना जैसे हालत में एम्स ने जारी की भ्रामक गाइडलाइन, आर्मी डॉक्टर ने गुलेरिया पर दागे सवाल। बहुत सारे प्रश्न हैं कि गुलेरिया जी आप भ्रामक जानकारी देते रहे, लोग मरते रहे। मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेडिकल साइंस को तब मालूम पड़ा जब बहुत लोग मर गए कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं? और वास्तविकता ये है, गुजरात के बहुत बड़े फिजिशियन ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत कम दवाइयाँ लिखते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जो हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहे उन्होंने ज़्यादा तकलीफें सही। तो ये हॉस्पिटल तकलीफ देने के लिए है या तकलीफ दूर करने के लिए? एक हमारे आश्रम के पास का एक युवक महाराष्ट्र में मजदूरी करता था, कोरोना के कारण आ रहा था, रेलगाड़ी में उसको थोड़ी सी सांस की दिक्कत हुई, उसके साथी ने वसई रोड मुंबई के पास रेलवे स्टेशन है वहाँ उतर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले गए। जाते 25,000 रुपये रखो, भर्ती किया, किसी और को पास में नहीं आने दिया, कोविड पॉजिटिव बताया।
दूसरे दिन फिर 25,000 लिए। तीसरे दिन फिर कहा कि 3 लाख रुपए दो, जमा करो जब ट्रीटमेंट शुरू होगा। गरीब आदमी कहाँ से लाता पैसा? सीटी स्कैन किया और जांचें की, कोविड पॉजिटिव है, ये है वो है, 3 लाख रुपए जल्दी लाओ। यहाँ से उसके घर वाले गए, डॉक्टर से कहा हमारे पास एक पैसा नहीं है, हमारा ये लड़का वापस दो। तो उन्होंने वापस दिया और रिपोर्ट में कहा कि कोई बीमारी नहीं, नेगेटिव है। तो क्या केवल लाखों रुपए ठगने के लिए उस मजदूर बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताया? लेकिन इन डॉक्टरों को कोई ठग नहीं कहेगा। बाबा रामदेव ठग है, डॉक्टर ठग नहीं। मैंने कितने लोगों से पूछा, एक हमारे मित्र हैं वैज्ञानिक हमारी टीम से जुड़े हैं, DRDO में डायरेक्टर रहे, तेजस फाइटर प्लेन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है डिफेंस के, डॉक्टर विकास सक्सेना। उनको कोरोना हुआ, हैदराबाद रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी कोरोनिल खाई में ठीक हो गया। एक अजमेर में प्रोफेसर हैं रीजनल कॉलेज, वही बीमार हुए पिछले साल। विश्वरूप राय चौधरी जो कहते हैं कि मैंने 50,000 रोगियों को ठीक किया DIP डाइट से, डॉक्टर वेद प्रकाश साहब प्रोफेसर ने वही DIP डाइट ली, केवल विश्वरूप चौधरी को सुनकर के वो उनका कोरोना ठीक हुआ। बाद में कमजोरी रहेगी तो मैंने कहा कोरोना लीजिए, कोरोना ली, वो ठीक हो गए। केंद्र में एक बहुत बड़े BJP नेता, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल नाम लेना भी सरकार पीछे पड़ जाएगी अगर बता दें तो, कि कोरोना से कैसे ठीक हुए। उन्होंने 3-4 दिन कोरोना ली, ठीक हो गए। ऐसा रोग, उसके लिए इतना आतंक क्या? केवल इसलिए कि लोग मरें, डर से मरें, डॉक्टरों को लूटने का अवसर मिले, दवाइयों की कालाबाजारी बढ़े, लोग वैक्सीन लेने के लिए तरसें, स्वयं मांग करें और वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन बिके, दवाइयाँ बिकें और आयुर्वेद फेल हो जाए। आज मैं भी लगभग 59 वर्ष का हो गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई भी वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता हो कि अमुक बीमारी आने वाली है, अमुक जगह से प्रारंभ होगी। ये पिछले वर्ष से ये हो क्या गया है? साइंस बहुत बढ़ गया है क्या? जो बीमारी का पता लगा लेता है, वायरस है, स्वभाव विचित्र है, हम नहीं जान सकते। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए, अभी तूफान आया ताऊते, मौसम विभाग ने कहा, सतर्क किया कि ये तूफान पोरबंदर पर टकराएगा 160 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने पोरबंदर आर्य समाज में फ़ोन करके पूछा कि हमारे यहाँ ये चेतावनी है और सबको सतर्क कर दिया गया, लेकिन तूफान पोरबंदर आया ही नहीं। अमरेली से समुद्री तट पर टकरा करके और अहमदाबाद होता हुआ राजस्थान में आ गया और हल्का हो गया। तूफान को बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर से देख रहे, पल पल की जानकारी ले रहे, चित्र भेज रहे, उसका हमें पता न लगा। ठीक बताया पोरबंदर और गया टकराया अमरेली पर। यहां प्रशासन ने कहा 100 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी, यहां बहुत हल्का था, कोई ऐसा तूफान जैसी बातें नहीं थी यहाँ जालौर जिले में। जब तूफान को आपके सैटेलाइट ठीक ढंग से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाते, कब टकराएगा, कहाँ टकराएगा, क्या स्पीड होगी, जबकि पूरा एक सारा चित्र आप देख रहे हैं, लेकिन जिस वायरस का कोई चित्र नहीं देख रहा है, जिस वायरस के बारे में का विचित्र स्वभाव है, जो पल पल रूप बदलता है, जिसका कोई निश्चित नियम नहीं है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही वायरस बना रहे हैं फिर बता रहे हैं कि इससे ये बीमारी होगी? ऐसा लगता है कि इन डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को पता था कि वैक्सीन से भयंकर बीमारी होगी,
वेरिएंट बनेंगे तो पहले से कह दो कि दूसरी लहर खतरनाक होगी, तो वो दोष वैक्सीन पर नहीं आएगा, दूसरे वेरिएंट पर आएगा। लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिक ने इनकी पोल खोल दी, उसको दबा दिया गया, उसके पीछे पड़ गए सब लोग। ये सब क्यों हो रहा है? ये अपराध क्यों हो रहा है? आप वायरस के बारे में कितना जानते हैं? कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं? आपको ये भविष्यवाणी नहीं, तूफान की, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी नहीं है, तो वायरस की भविष्यवाणी आप कैसे कर सकते हैं? अब कर रहे हैं तीसरी लहर बच्चों पर आएगी, क्योंकि आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, सबको वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन लगने से हमारे इस गांव में 2 मर गए, कई बीमार हुए। एक हमारे पड़ोसी गांव में हमारे ट्रस्टी ने बताया कि वहाँ 3 मर गए, युवा मर गया 33 साल का वैक्सीन लगाते ही। यहाँ ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पूना वाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिसके 1 भी डोज लग जाएगी वो कम से कम हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा उसको। लेकिन 2 डोज लगने के बाद भी भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से चले गए, तब भी वैक्सीन के पीछे पड़े। इनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी एक भारत का बहुत बड़ा डॉक्टर कोरोना से चला गया, तो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, क्यों हट कर रहे हैं? और नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है इससे खतरनाक हुआ, फिर आप क्यों वैक्सीन के पीछे पड़े? सबको वैक्सीन। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? अगर इस बात की जांच कराई जाए कि पिछले साल से पिछले 1.5 साल में किस किस के बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा है, तो सारी पोल खुलेगी। डॉक्टरों का पैसा कितना बढ़ा है, मेडिकल कंपनियों, फार्मा कंपनियों का कितना पैसा बढ़ा है, नेताओं की जेब में कितना पैसा गया है, ये सारी जांच हो तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन इसके उत्तरदायी है। लेकिन जांच करेगा कौन? अब तीसरी लहर, इनको पता है कि वैक्सीन लगाते रहेंगे, नया वेरिएंट फिर आएगा, या फिर ये बनाएंगे। ये वायरस पिछले साल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि चीनी वायरस है। सारी दुनिया ने चीन की घेराबंदी शुरू की। चीनी वायरस का सारी दुनिया ने चीन की घेराबंदी की। हथियार कंपनियों के खूब हथियार बिके, भारत ने भी बहुत खरीदे, दूसरे देशों ने भी बहुत खरीदे। ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध होगा, चीन समाप्त हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रश्न आया कि जांच होनी चाहिए वुहान लैब में जाकर के, वो प्रश्न समाप्त हुआ। अब फिर एक बार उठा, तो क्या आप लोग ये नहीं सोचेंगे, क्या किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि जब चीन से वायरस बना, चीन ने वायरस बनाया, आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कोई और भी शक्तिशाली देश की मिली भगत है क्या इसमें? या उस देश की नहीं तो उस देश के किसी बड़े उद्योगपति मिला हुआ है क्या? नहीं तो एक चीन दोषी होता, केवल चीन, तो क्या सारी दुनिया मिलकर के चीन को शिक्षा नहीं दे सकती? मुझे लगता है कि कोई ऐसा उद्योगपति दोषी है जो किसी दूसरे बड़े देश का रहने वाला, और वो उद्योगपति सारी दुनिया पर शासन करना चाहता है, सारी दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है, नई नई टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, दवाइयां बेचना चाहता है। इसलिए आज तक कुछ नहीं हुआ, और देखते हैं आगे क्या होगा। तो जो वायरस बनाता है, वायरस तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन छेड़छाड़ करके इसको ऐसा बनाया गया, तो उन्हें पहले से मालूम है कि दूसरी लहर कैसे आएगी। फिर वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन 9 महीने में बनी, 8-9 महीने लगे थे। 8-9 महीने में वैक्सीन बनती है क्या? कोई वैज्ञानिक बताएगा 8-9 महीने बनती है? कोई वैक्सीन नहीं बनी आज तक 8-9 महीने। और जो वायरस बार बार रूप बदलता है, उसकी वैक्सीन आपने 8-9 महीने बना दी।
इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा है, ये वैक्सीन है ही नहीं। आप क्या वैक्सीन के नाम पर लोगों को वायरस बम तो नहीं बना रहे? क्या जिस प्रकार वायरस जिस फॉर्म में भेजना चाहिए, क्या वास्तव में उस फॉर्म में भेज रहे हैं? क्या 8 महीने में हो गया तैयार? अथवा ऐसा तो नहीं है क्या वैक्सीन भी पहले से बना रहे थे, उस जानकारी को गुप्त रखा जा रहा था? अगर वैक्सीन पहले से बना रहे थे तो प्रश्न उठता है कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि बीमारी आएगी? इसका अर्थ हुआ कि आप ही वायरस भी बना रहे थे, आप भी वैक्सीन बना रहे थे। आपका मतलब साइंटिस्ट, आपका मतलब वे उद्योगपति जिन्होंने उन साइंटिस्टों को खरीद लिया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने वायरस इसलिए बनाया कि आपकी दवा कंपनियां समृद्ध फूले फलें, आपकी वैक्सीन कंपनियां फूले फलें और दुनिया के गरीब लोग मरें, अमीर लोग मरें, सब मरें, लेकिन आपका पेट भरे, आप धनपति बने, दुनिया के राजा बन जाएं। अब तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं। आपको कैसे पता लगा? मुझे कोई समझाए तो सही, साइंस कैसे पता लगा? आपको पता है कि इन दवाइयों से क्या क्या होगा। एक नया रोग आया फंगस, ब्लैक फंगस, कहीं येलो फंगस, कहीं वाइट फंगस। ये किसने लाया? अब इसको भी महामारी घोषित कर दिया गया। अब देखिए, इस कोरोना में जिंक, मल्टीविटामिन मिनरल्स और जिंक दिया गया। और स्नेहा मोरदानी, नई दिल्ली, 23 मई, आज तक इन ब्लैक फंगस की वजह कोरोना वायरस के उपचार में जिंक का उपयोग तो नहीं। अब इसमें डॉक्टर ही जिंक पर प्रश्न उठा रहे हैं। और एक एम्स के डॉक्टर ने कहा, ये भी आज तक इन 21 मई, ब्लैक फंगस के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो जिम्मेदार नहीं। दो चीजों पर सवाल उठे। कहीं कहीं स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, अंधाधुंध, उसको भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये जिम्मेदार मैं नहीं बता रहा, ये आधुनिक डॉक्टर ही बता रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक बीमारी को दबाने के लिए आपने जिन दवाइयों के प्रयोग किए, मनुष्य को जानवर बना करके, भेड़ बना करके, बकरी बना करके, बंदर बना करके, इन पर कभी प्रयोग हुआ करते थे। आज सीधा मनुष्यों पर दवाइयों का प्रयोग हुआ। जिस प्रकार से हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस गति से हुआ, उसे लोग मरे भी और एक नई महामारी आ गई। और फिर नई महामारी में एक खबर आई ब्लैक फंगस के खतरे के बीच, रात की खबर, 10 लाख एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन देगी अमेरिकी कंपनी। यह भी आज तक की खबर है, 27 में। अर्थात पहले बीमारी पैदा करो, फिर अमेरिका की कंपनी से दवाइयां खरीदो। ये कुचक्र, ये मौत का खेल कब तक चलता रहेगा? कितने लोगों को डायबिटीज बढ़ा स्टीरॉयड के कारण, कितने लोगों को हार्ट की बीमारियां बढ़ी, कितने फंगस के शिकार हुए, और हम दवाइयों पर दवाई खरीदते जा रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा। एक व्यक्ति की जैसे लाश पड़ी है और सब रो रहे हैं, लेकिन वो लाश उनसे कहती है, यार मेरी लाश पर रो रहे वे इफ्तियार यह नहीं दरियाफ्त करते किसने इसकी जान ली। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये बीमारियों का चक्रव्यूह किसने रचा है, कौन है इसका हीरो, कौन इसका मास्टरमाइंड है। लगातार बीमारियां। किसी ने भी भारत में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, किसी के भी दिमाग में बात नहीं आई कि विश्वरूप चौधरी अगर कहता है कि DIP डाइस से ठीक हो जाएगा, ये सामान्य फ्लू की तरह है। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि दवा कंपनियों की बिक्री कैसे होगी? अगर भोजन से ठीक हो जाएंगे
डॉक्टर तरुण कोठारी को किसी ने नहीं सुना, जो कब से कहते रहे कि खतरनाक रोग नहीं, इसको बनाया जा रहा है। स्वामी रामदेव के दावों पर किसी ने विचार नहीं किया। आयुष मंत्रालय को पीछे बैठा दिया गया, उसको किसी ने महत्व नहीं दिया, जिससे उनका भी आत्मविश्वास डोल गया और लोग मरते रहे, दवाइयां, कंपनियां और डॉक्टर लूटते रहे। कितना गंभीर मामला, कौन इन हत्याओं का जिम्मेदार है? अब एक है IMA, ये भी एक नया जीव है जो बहुत बड़े दावे करता है। जब भारत सरकार ने आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिया, तब इन्होंने धरने प्रदर्शन किए। जब कोरोनिल को मान्यता दी, तब इनके धरने प्रदर्शन हुए। जब स्वामी रामदेव जी ने 25 प्रश्न इनसे पूछ लिए, तब इन्होंने केस कर दिया, मानहानि का केस किया, सुना 1000 करोड़ का। हाँ, इतना तो मैं मानता हूँ, स्वामी रामदेव जी को टर 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 ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ये भाषा ठीक नहीं, भाषा सही में तो होनी चाहिए। लेकिन IMA क्या कहता है? इनका जो चेयरमैन है डॉक्टर J जयलाल, उनके विषय में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है कि ये कहते हैं कि कोरोना को जीसस ठीक करेगा, जीसस अंत करेगा। ये कौन सा मेडिकल साइंस है? IMA अंग्रेजी राज्य में एक संगठन बनाया गया, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन सरकार पर राज कर रही है। वो प्रधानमंत्री को कहती है कि रामदेव जी को गिरफ्तार करो। वो आयुर्वेद के विरुद्ध बोलती है, वो कहती है कोरोना से रोग जटिल हो रहा है। अपने यहाँ लोग मर रहे हैं, उसकी बात, उसकी चिंता नहीं है इनको, कोरोना से जटिल हो रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं, बिना पैसे ठीक हो रहे हैं। इनको दर्द क्यों हो रहा है? 550 में क्यों ठीक हो रहे हैं? लाखों रुपए क्यों नहीं हमको मिल रहे? जीसस ठीक करेगा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये मुझे बता दे कि जीसस कैसे ठीक करेगा। अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये अपने सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये महान है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दूसरे जो भी मेंबर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप भी सहमत हैं? क्या देश का ईसाईकरण तो नहीं होने वाला है? और जीसस ठीक कर देते तो अमेरिका में कोई नहीं मरता, यूरोप में कोई भी नहीं मरता, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नहीं मरता। वहां तो जीसस ने ठीक नहीं है, भारत में जीसस ठीक करे। और ये IMA क्या करती है, ये देखिए। एक है IMA एक सर्टिफिकेट देती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या सर्टिफाई करती है कि LED लाइट रिकमेंडेड बाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये नो हार्मफुल, इसकी कोई हानि नहीं है। मैं पूछता हूं, इनमें से कौन सा डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्वभाव को जानता है अच्छी तरह से? डॉक्टर और साइंटिस्ट में अंतर होता है। ये तो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट दवाओं का आविष्कार करते हैं, उसके पीछे चलने वाले, उपयोग करने वाले हैं। ये साइंटिस्ट किसने कह दिया? और इनको इतना भी पता नहीं है। एक मेरे पास खबर है, LED लाइट खा जाती है विटामिन B12 को। बाई अभिषेक पारीक, पब्लिश 6 अक्टूबर 2016। ये शायद राजस्थान पत्रिका की खबर थी। अमेरिका की कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध में आया सामने पल्स लाइट रेडिएशन तकनीक का उपयोग दूध और उसके उत्पादों का असर। अर्थात अमेरिका के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि LED लाइट विटामिन B12 को खाती है। और एक ये मेगा प्रकाश द्वारा एक वेबसाइट है down-to-earth.org.in। LED लाइट से क्या क्या हानियां हैं
ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA ने कहा है, खुलासा किया। अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन खुलासा कर रही है कि क्या क्या हानियाँ हैं, और IMA कह रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। क्या IMA पैसे कमाने के लिए ये काम तो नहीं करता? कौन होता है वो सर्टिफिकेट देने वाला जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये हानिकारक है? ऐसे ही एक पेंट है, एशियन पेंट, एंटी बैक्टीरियल मल्टी सरफेस पेंट, ये है। दिस सिल्वर लोन टेक्नोलॉजी एज रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल, ये पेंट के बारे में भी जानती है। और इधर देखिए, एक मेरे पास पेपर है, हाउ पेंट फ्यूम्स अफेक्ट योर हेल्थ एंड हाउ टू प्रिवेंट एक्सपोजर। साइंटिस्ट कह रहे हैं पेंट की गंध वो हानिकारक है, लेकिन IMA सर्टिफिकेट दे रही है। कौन है IMA? अंग्रेजों की संस्था, अंग्रेजों की बानी से आज तक क्यों है भारत में? वो आयुर्वेद को प्रमाण पत्र देगी और हम उसे स्वीकारेंगे, सरकारें मानेंगी। अब मैं आता हूँ एलोपैथी पर। आयुर्वेद का मैंने बहुत कहा, होम्योपैथी पर आता हूँ। अलीगढ़ में हमारे एक शिष्य, मान लीजिए एक वकील हैं, उनके परिवार को कोरोना हुआ, 103 डिग्री तक बुखार आया, होम्योपैथी दवाई ली सारे परिवार ने, कोई अंग्रेजी दवाई एक गोली भी नहीं ली, पैरासीटामोल भी नहीं ली, सभी बिल्कुल ठीक हो गए, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, आराम से ज़िंदगी जी रहे। एलोपैथी वाले क्या ज़िंदगी जी रहे हैं? कोई फंगस लेके आ रहा है, कोई डायबिटीज लेके आ रहा है, कोई मौत लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बढ़े। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि एलोपैथी में भी कुछ डॉक्टर हैं जो देवता जैसे हैं। जैसा मैंने कहा, गुजरात में एक डॉक्टर हैं, डीसा में हैं डॉक्टर जितेंद्र नागर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीजोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ का उनका बहुत बड़ा काम है, विश्व स्तर का। वो 20-25 साल से मुझे जानते हैं, एक गुरु जैसा मानते हैं। मैंने घंटे घंटे 2-2 घंटे रोगियों के साथ उनकी बात सुनी है, वहाँ बैठा लेते हैं। तो कोई रोगी कहेगा मेरी जांच कर दो, तो उसको फटकारते हैं, तेरे पास ज़्यादा पैसा है क्या, क्यों खराब कर रहा है पैसा, तेरे कोई रोग नहीं है, मानसिक है। अधिकांश वो समझा बुझा के मनोवैज्ञानिक तरीके से ठीक करने का प्रयास करते हैं और सामान्य सी दवाई देते हैं। एक डॉक्टर है कविता शर्मा, फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में, सोशल मीडिया से जुड़ी, उनके पति सर्जन हैं और वो डॉक्टर कविता जी फिजिशियन है। हमारा वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़ रही हैं, बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया कि आचार्य जी हमारा कोविड सेंटर चल रहा है, कोई यज्ञ बताइए, उसको भी हम साथ में प्रयोग करें। तो यज्ञ की सामग्री तो उनकी नहीं बन पाई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, 15 पेशेंट भर्ती हुए थे, सबको अनिवार्य रूप से गिलोय और कुछ सामान्य काढ़ा दिया गया और सभी रोगी ठीक हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने जाना कि ये सामान्य फ्लू है, जो विष्णुप्रसाद चौधरी ने कहा था, डॉक्टर तरुण कोठारी ने कहा था और कई डॉक्टरों ने कहा था, पर सरकार माने नहीं। इन डॉक्टर ने मुझे कहा सामान्य फ्लू की तरह हमने समझा, तो हमने विज्ञापन छपा के गांव में बंटवाए कि कोई भी बीमार हो तो हमें तुरंत फ़ोन करें, और उनको फ़ोन से ही दवा बता दी। 3 दिन में उनका फ़ोन आया कि हम काफ़ी ठीक अनुभव कर रहे हैं। उन 3000 रोगियों में से एक भी नहीं मरा, एक भी बहुत तकलीफ में नहीं आया। उन 3000 लोगों ने दूसरों को बताया। सब वो कह रही थी कि करीब 2000 और होंगे, तो इस प्रकार 4 या 5000 रोगी ठीक हुए, घर बैठे हुए सामान्य दवाई करने से, और साथ में काढ़ा उन्होंने अवश्य दिया। 15 रोगी भर्ती हुए। मैंने पूछा डॉक्टर कविता जी आपने कितना पैसा लिया भर्ती हुए रोगियों से, जबकि उस समय उन्होंने बताया डॉक्टर 50-50 हज़ार रुपये पर डे ले रहे हैं।
यूपी सरकार का 8,000 का था, लेकिन लोग पर डे 50,000 ले रहे हैं, अर्थात लाखों रुपए 14-15 दिन में। डॉक्टर कविता जी ने कहा कि हमने कई रोगियों से तो एक पैसा ही नहीं लिया, भर्ती हुए, हमने खिलाए पिलाए, दवाई दी, ऑक्सीजन दी, हमने नहीं लिया, क्यों? उनके पास पैसा नहीं था। किसी रोगी से मांगा नहीं, कोई 1,000 देगा, कोई 2,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई बहुत संपन्न है तो 8,000 दे गया, जो सरकारी था, सरकार ने जो तय किया था। और वो कह रहे हैं, हमारे हस्बैंड तो कहते एक भी पैसा नहीं लेना, हम जो सेवा करो। ऐसे भी डॉक्टर हैं। यदि एलोपैथी वाले सभी डॉक्टर ऐसे होते, इस रोग से डराते नहीं, सामान्य फ्लू समझकर फोन से ही दवाई बता देते, जो गुलेरिया जी के बाद में मन में आया जो कहा वो पहले से बता देते, तो भारत में नरसंहार नहीं हुआ होता। पर ऐसा बता देते तो जिन्होंने गुर्दे बेचे उनके गुर्दों का व्यापार कैसे चलता, जिन्होंने दवाइयों की कालाबाजारी की उनका व्यापार कैसे चलता, दवा कंपनियों का व्यापार कैसे चलता, लेकिन भयभीत होकर के वैक्सीन के लिए कैसे दौड़ते। लगता है आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां भयभीत करने वाला महान है और सांत्वना देने वाला मूर्ख है। भयभीत करने वाला बहुत प्रबुद्ध है, बहुत ऊंचा साइंटिस्ट और डॉक्टर है। सस्ता इलाज करने वाला और सांत्वना देने वाला या बिना पैसे के ठीक कर देने वाला झोला छाप डॉक्टर है। तब हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम लोग समझें, अगर हम नहीं जगे तो हम मिट जाएंगे। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और होगा। न कोई सरकार बचाएगी, न कोई ब्यूरोक्रेसी बचाएगी, न कोई बचाएगा। हमें अपने आप जगना पड़ेगा। अगर हम नियमित योगासन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, घर पर यज्ञ करें, यज्ञ नहीं है तो गाय के घी से दीपक ही जलाएं। अगर हम रोग के प्रारंभ होते ही आयुर्वेद चिकित्सक को बता दें, प्रारंभ होते ही दूसरी सावधानियां रखें, पौष्टिक भोजन करें, संयमित जीवन जिएं, चाहे विवाहित हैं, चाहे अविवाहित हैं, बूढ़े हैं या बच्चे, संयमित जीवन जिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो ये सब जो त्रासदी हो, ये त्रासदी नहीं आएगी, चाहे दूसरी लहर हो चाहे तीसरी लहर हो। अंग्रेजी दवाइयों से बचें और अंग्रेजी दवाई लेनी हो तो डॉक्टर कविता जी जैसों से लें, तो शायद हम बच पाएंगे। नहीं तो रोजाना नई नई बीमारियां आती रहेंगी, हम मरते रहेंगे, हम लुटते रहेंगे, उजड़ते रहेंगे, लॉकडाउन लगते रहेंगे। अब छूट है, हमारी राजस्थान सरकार ने क्या छूट दी है, 5 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेगा। जरा सोचिए, कोई गांव शहर से 50 किलोमीटर दूर तो 11 बजे तक तो पहुंच पाएगा? नहीं भी पहुंचेगा। लगता है ये सारी शहरी लोगों के लिए सुविधा, गांव वालों के लिए नहीं। जिले से जिले में जा सकते, लेकिन 5 बजे से 12 बजे तक। जरा पूछिए, हमारा जालौर जिला है, 250 किलोमीटर लंबा हुआ। कुछ पॉइंट ऐसे हैं तो अपने जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर हैं। उनको जिला मुख्यालय पे काम है, ऑफिस खुलते हैं, 10:30 बजे ऑफिसर आते हैं, तो 10:30 बजे कोई पहुंच पाएगा? मुश्किल से पहुंच जाए, सुबह उठ के 5 बजे चल दे गाड़ी लेके, वापिस क्या 12 बजे तक घर पहुंच सकता है? लेकिन गाइडलाइन बनाने वाले इतने बुद्धिहीन लोग हैं, वो अपने आराम से ऑफिसों में बैठ के गाइडलाइन तय करते हैं। उनको राजस्थान का भूगोल नहीं पता कि यहाँ कितने बड़े बड़े ज़िले हैं, कैसे कोई आएगा, कैसे काम करेगा, क्या करेगा। अर्थात सब तरफ से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं और ऐसे ही बनते रहेंगे। इसलिए हम सोचें, हम विचारें, हम विवेक से काम लें। हम महान ऋषियों के वंशज हैं, लेकिन हमारा आत्मगौरव समाप्त हो गया है, हमारा आत्माभिमान समाप्त हो गया है, हमारी राष्ट्रीयता समाप्त हो गई है। इस देश को
दवा कंपनियां चला रही हैं, वैक्सीन कंपनियां चला रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चला रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां चला रही हैं जो कहने को अंतर्राष्ट्रीय हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं। हम वही झोला छापे उनके पीछे, झोला पकड़ने वाले हैं, और हम इसमें भी गर्व अनुभव करते हैं। वो नचाते हैं, हम नाचते हैं। वो मदारी हैं, हम बंदर हैं। ये भारत का सम्मान रह गया। यदि भारतीयों, यदि आप में जागृति नहीं हुई, आप ऐसे ही चलते रहे, एक दिन ऐसा होगा कि जो भी रहा सहा आपका सम्मान दुनिया में बचा वो भी समाप्त हो जाएगा, और उसी की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे देश का स्वाभिमान जगे, इसलिए मैं वैदिक विज्ञान के द्वारा आपको एक नई दिशा देना चाहता हूँ। जिस दिन हमारा वैदिक विज्ञान आपका सहयोग प्राप्त कर सकेगा, आप लोग हमसे जुड़ सकेंगे, और वैदिक विज्ञान को हम विश्व में प्रतिष्ठित कर पाएंगे, विश्व में नहीं भारत में प्रतिष्ठित कर पाएं, तो कोई हमें मूर्ख नहीं बना सकेगा। हमारी शिक्षा अपनी होगी, हमारी चिकित्सा पद्धति अपनी होगी, हमारी परंपराएं अपनी होंगी, हमारी भाषा वेशभूषा अपनी होगी, हमारा संविधान अपना होगा, हमारी समाज व्यवस्था अपनी होगी, हमारी रीति परंपराएं हमारी अपनी होंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। मैं तो एक आधारशिला रखना चाह रहा हूँ, वह बिना आपके सहयोग की आवश्यक नहीं है। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता, तो केवल उन भारतीयों से अपेक्षा है जो अपने को गर्व से भारतीय कहते हैं, जो गर्व से आर्य और सनातनी कहते हैं, जो गर्व से अपने को मानवतावादी कहते हैं, जो गर्व से अपने को वैज्ञानिक कहते हैं। गर्व से वैज्ञानिक, ये ऐसे झूठे वैज्ञानिक नहीं है जो रोगों की झूठी भविष्यवाणी करके लोगों को भयभीत करें, वायरस बनाएं, उनको फैलाएं, फिर दवाइयाँ बेचें, दवाइयों से मारें, फिर वैक्सीन बनाएं, वैक्सीन बेचें, बीमारियां बढ़ाएं। वो वैज्ञानिक हमारे सम्मान के पात्र नहीं हो सकते, न वो वैज्ञानिक हो सकते। इसलिए आए, आत्मनिरीक्षण करें, पिछले 1.5 साल की घटनाओं पर पूरा विचार करें, वैज्ञानिकों की चेतावनियों, उनकी गाइडलाइन पर विचार करें। कितनी बार गाइडलाइन बदली हैं, कितनी बार दवाइयाँ बदली हैं, कितनी बार अपने वचनों से बदले हैं। कौन बदलता है? जो झूठ बोलता है, या तो जानता नहीं वो बदलता है, अथवा जो झूठ बोलता है वो बदलता है। और जो सत्य बोलता है, जो जानता है, कोई बदलता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, बदलने वाले न बदलने वालों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनको झोला छाप कर। ईश्वर हम सब में आत्मगौरव जगाए, हमारे देश में आत्मगौरव का भाव उदय करे, हमारे देश के नेताओं में राष्ट्रीयता पैदा करे, उन्हें विवेक पैदा करे। वो सोच लें जिनसे वो परामर्श ले रहे हैं, जो महामारी के विशेषज्ञ माने जाते हैं, क्या उनके विचार समान हैं? नहीं समान, उनको हटाओ। पूछो लोगों से, आयुर्वेद वालों से पूछो कौन दावा करता है, उन यज्ञ वालों से पूछो, यज्ञ थेरेपी वालों से कौन दावा करता है। उनके साथ मीटिंग करो, उनकी परीक्षा लो, और उनके उपायों को भी परख करके देखो, तो देश बच जाएगा, अन्यथा विनाश अवश्यंभावी है। ईश्वर हम सब की रक्षा करे। ओम शम।